हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे जो भी प्लान्स है फॉर अ पब्लिक बिल्डिंग, उसके जो भी रूल्स बायलॉज है, जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी हमारी पब्लिक बिल्डिंग्स है, उसके लिए जो जो IS कोड के जो भी प्रोविजनल है वो डिस्कस करने वाले हैं गाइज। तो जो भी हमारी प्लानिंग ऑफ पब्लिक बिल्डिंग, उसमें रेसिडेंशियल, एजुकेशनल, इंडस्ट्रियल, स्टोरेज, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, एजुकेशनल बिल्डिंग के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें है एज पर कोडल प्रोविजनल। ओके, तो बहुत सारा आपको कुछ इस वीडियो में सीखने के लिए मिल जाएगा गाइज। तो वीडियो को एंडिंग तक देखना, मिस मत करना। उसके बाद देखेंगे हमारे जो भी बिल्डिंग रूल्स एंड बायोलॉजी है, हमारे जो भी हाइट के लिए बिल्डिंग रूल्स है, सेट बैक डिस्टेंस, कारपेट एरिया, प्लिंथ एरिया, या फिर साइड के लिए जो भी बिल्डिंग्स रूल्स एंड बायोलॉजी, उसके बारे में हम आज डिटेल में देखने वाले हैं गाइज। ओके, आज साइट इंजीनियर ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइज। यानी कि आपको साइज़ ऑफ प्लॉट कितनी होनी चाहिए बिल्डिंग एज पर बिल्डिंग बायोलॉज। ओके, कौन से एरिया में कौन सा एरिया होना चाहिए, मिनिमम विड्थ उसकी क्या होनी चाहिए इन इंडस्ट्रियल एरियाज, या फिर अपना जो भी रेसिडेंशियल जोन हो उसमें। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आज का एंडिंग तक देखना गाइज। बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगा गाइज। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम पब्लिक बिल्डिंग के जो भी रूल्स एंड बायोलॉजी है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइज। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि हमारी एजुकेशनल बिल्डिंग हो, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो, असेंबली बिल्डिंग हो, या फिर कमर्शियल हमारा अपार्टमेंट हो, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हो, स्टोरेज बिल्डिंग्स हो। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडस्ट्रियल हमारा अपार्टमेंट है यहाँ पर, जो कि एक सोसाइटी डेवलप होती है, उसके लिए वो इसेंशियल है गाइज। ओके, तो इसमें देखेंगे हम एजुकेशनल बिल्डिंग। पहले तो एजुकेशनल बिल्डिंग में जो भी आपको यहाँ पर अपने प्लान में देखा जाए तो यहाँ पर क्लासरूम्स होते हैं, लैबोरेटरी होती है, स्टाफ, उसके बाद टीचर के लिए रूम लगती है, प्रिंसिपल कैबिन लगती है, ऑफिसेस, एंट्रांस, प्लेग्राउंड, ये सारी चीज़ें आपको आज एजुकेशनल बिल्डिंग में बनानी ज़रूरी है गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि एजुकेशनल बिल्डिंग है, जो कि इसके पॉइंट्स है। यहाँ पर एज पर IS कोड एंड एज पर कोडल प्रोविजन आपको जो भी रूम साइजेस है, एरिया वो आपको प्रोवाइड करना होता है गाइस। ओके, जो भी IS कोड कोडल प्रोविजन के हिसाब से आपको जो भी प्रोविजन करना होता है, प्लेग्राउंड का, या फिर जिम्नेशियम, हॉल, लाइब्रेरी, कॉमन रूम, स्टाफ रूम, ये सारी चीज़ें आज सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर, आज एज ए आर्किटेक्ट आपको पता होनी चाहिए गाइस। ओके, क्लासरूम एंड लाइब्रेरी शुड बी नॉर्थन एक्सेप्ट। ओहो, ओके, यहाँ पर जो भी क्लासरूम से लाइब्रेरी हो, यहाँ पर आपको नॉर्थ साइड में देनी है गाइज। ओके, जो कि एज पर वास्तु के हिसाब से भी सही है गाइज, और एयर और वेंटिलेशन के हिसाब से भी सही है वो क्लासरूम और रीडिंग रूम वाला पॉइंट। उसके बाद हमारी जो भी एजुकेशनल बिल्डिंग है, उसके प्लानिंग करते टाइम आपको बिल्डिंग के लेआउट हो वो आपको LB&E टाइप में होना चाहिए गाइज। यानी कि L बड़ा वाला शेप होना चाहिए, यहाँ पर प्लेग्राउंड होगा, फिर क्लासरूम सर वो वाले हो गए सभी, उसके बाद B और उसके बाद E, इस शेप में अपना जो स्कूल है, कॉलेज है, एजुकेशनल बिल्डिंग होनी चाहिए गाइज। सैनिटरी ब्लॉक एंड वाटर टैप्स शुड बी प्लेस्ड इन each wing in a such manner that they can be easily accessible to all unit। यहाँ पर आप देख सकते हो सैनिटरी जो भी ब्लॉक्स होते हैं, वाटर टैप्स होते हैं, आपको इजीली वहाँ पर आपको एक्सेसिबल होने चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक एजुकेशनल बिल्डिंग के पर्पज से। तो एज पर कोडल प्रोविजन एंड एज पर IS कोड आपको ये रूल्स देने होते हैं गाइज। एज पर बिल्डिंग बायलॉज एंड रूल्स, आपको अगर एजुकेशनल बिल्डिंग में जो जो चीज़ें होती है, रूम के साइजेस होती है, उसमें यहाँ पर देखा जाए तो हमारे जो भी साइंस, आर्ट, कॉमर्स, लॉ कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एग्रीकल्चर कॉलेजेस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, उसके लिए जो भी एरिया रिक्वायर्ड होता है गाइस,
यहाँ पर एंट्रांस रिसेप्शन के लिए जो भी एज़ पर कोडल प्रोविज़न और एज़ पर IS 8827/1978 ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करने का है। तो उसमें आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी ऑफिसेस, रूम साइजेस, क्लासरूम, WC, यूरिनल्स, वॉश बेसिन, इसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है गाइस, उसके हिसाब से आपको एक स्कूल बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग का प्लान बनाना होता है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक सिविल इंजीनियर के लिए, एक आर्किटेक्ट के लिए। जब आप प्लान बनाते हो तब आपके लिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है गाइस। यहाँ पर एजुकेशनल बिल्डिंग के लिए और एक टाइप का प्लान है गाइस, यहाँ पर देख सकते हो आप, जो कि क्लासरूम और जो भी स्टाफ रूम्स हो, हॉल्स हो, गर्ल्स बॉयज़ टॉयलेट हो, ऑडिटोरियम हो, जिम, प्ले ग्राउंड हो, इसका जो आपको एज ए एजुकेशनल बिल्डिंग होनी चाहिए। तो एक तो ग्राउंड आपका सेंटर में होना चाहिए, उसके बाद स्टेज, उसके बाद जो भी फंक्शनल एरिया है आपको ऑडिटोरियम लगता है उसके लिए, जो भी हमारे सैनिटरी और ड्रेनेज की कंडीशन हो, उसके बाद एंट्रांस, ओके, लैबोरेटरी होनी चाहिए उसमें, ऑफिस, स्टाफ रूम्स, प्रिंसिपल। तो ये भी सही प्लान है जिसमें आप अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो एक हर एक चीज़ उसमें। ओके, एंट्रेंस भी एक ही साइड से दिए, यहाँ पर पार्किंग भी ले सकते हो आप ग्राउंड में, और कितनी भी स्टोरी आप इसके ऊपर बना सकते हो गाइज। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं, जो कि हमारी एजुकेशनल बिल्डिंग के ऊपर उनके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो देखेंगे। एज पर IS कोड्स एंड कोडल प्रोविज़न वो देखेंगे। एंट्रेंस और रिसेप्शन आपको मिनिमम देना है 10 to 25 mm स्क्वायर, 2.5 मीटर वाइड। ओके, एंट्रेंस यहाँ पर देख सकते हो प्लान में, जो कि एंट्रेंस है यहाँ पर, जो कि आपको अच्छी तरह से और बड़ा वाला देना है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और ब्लॉक के लिए आपको 20 to 40 मीटर स्क्वायर देना है। यहाँ पर मीटर है, गलती से वहाँ पर mm आया है, मीटर है वहाँ पर एक्चुअल में। ओके, उसके बाद क्लासरूम की साइजेस है, स्टूडेंट अबव 10 ईयर्स, स्टूडेंट अबव 10 ईयर्स, बिलो 10 ईयर्स, उसके हिसाब से उन्होंने क्राइटेरिया दिया है। 6.5 मीटर, 5.5 मीटर रूम साइजेस दिए, क्लासरूम के साइजेस दिए वहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो आप क्लासरूम के जो भी जनरल साइजेस है वो आपको एडॉप्ट करने होते हैं प्लानिंग में। यहाँ पर क्लासरूम से जितने भी क्लासरूम से स्टाफ्स, लेबोरेटरी, प्रिंसिपल रूम्स, एंट्रांस, ओपन स्पेस कितना होना चाहिए मिनिमम, उसमें UC, WC, यूरिनल्स, जो भी एज पर स्टूडेंट होता है, कितने WC कितने स्टूडेंट के ऊपर होने चाहिए गाइज। तो 1 by 1 देखेंगे हम। उसके बाद जो भी हमारे टीचर्स में उसकी मिनिमम तो साइजेस होने चाहिए 14 मीटर स्क्वायर, मैक्सिमम आप कितना भी देख सकते हो, मगर मिनिमम अपना एरिया होना चाहिए 14 मीटर स्क्वायर। ड्राइंग हॉल्स, लेबोरेटरी, असेंबली हॉल होना चाहिए 3 to 5 मीटर स्क्वायर पर स्टूडेंट के हिसाब से होना चाहिए, एज पर IS कोडल प्रोविजन गाइज। यहाँ पर IS 8827/1978 से ये IS कोड चलता आ रहा है गाइज। इसमें 3 to 4 मीटर स्क्वायर पर स्टूडेंट हो एरिया आपको ड्राइंग रूम और असेंबली हॉल में देना। उसके बाद ये तो हुआ हमारा रूम्स और टीचर रूम्स, एजुकेशनल बिल्डिंग के लिए जो भी अवेलेबल लेबोरेटरी है उसके लिए एरिया होता है। उसके बाद सर्कुलेशन के लिए चाहिए गाइस। सर्कुलेशन में आपको 1 to 2 मीटर फ्री स्पेस देना है। यहाँ पर सर्कुलेशन, यहाँ पर पैसेज आपको देना है 2 मीटर का, यहाँ पर पैसेज देना है लेबोरेटरी। ओके, ये जो पैसेज है वो आपको प्रोवाइड करना होता है 1 मीटर 2 मीटर के आसपास, इज एक्सेसिबल हो और सर्कुलेशन के लिए अच्छा होता है वो। ओके, उसके बाद लाइब्रेरी में देखा जाए तो अपना एरिया होता है 80 to 95 मीटर स्क्वायर पर 1500 स्टूडेंट। ओके, लेबोरेटरी का एरिया हमारा 6 by 5 मीटर, 5 or 6 मीटर। तो एज पर 80 to 95 मीटर स्क्वायर होता है 1500 स्टूडेंट के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट है, एज पर IS कोडल प्रोविज़न है। उसके बाद पार्किंग स्पेसेस साइकिल के लिए अलग से दिया है गाइज। यहाँ पर सैनिटरी ब्लॉक देखा जाए तो आपको 1 WC के लिए आपको 140 स्टूडेंट लेना है, फीमेल हो तो 25 स्टूडेंट देना है आपको, 1 WC प्रोवाइड करना है। यूरिनल प्रोवाइड करना हो तो 1 for 20 स्टूडेंट, WC करना हो तो 1 for 40 स्टूडेंट, 1 for 40 स्टूडेंट, सेम है।
उसके बाद वाटर टैप्स प्रोवाइड करना हो तो 1 for 50 स्टूडेंट। तो ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट है गाइस। अगर आपको आपके कॉलेज या स्कूल में 1000 स्टूडेंट हो तो आपको पर 50 स्टूडेंट 1 टैप प्रोवाइड करना है, 1 वॉश बेसिन प्रोवाइड करना है, 1 WC प्रोवाइड करना है। यूरिनल्स में फॉर 20 स्टूडेंट 1 यूरिनल्स प्रोवाइड करना होता है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक आर्किटेक्ट के लिए, एक साइट इंजीनियर के लिए, एक सिविल इंजीनियर के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो जो भी हमारे बैंक्स के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके हिसाब से आपने जो बैंकिंग का एक लाइन प्लान है यहाँ पर देख सकते हो, जो कि मिनिमम आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि कैसा आपको प्लान डेवलप करना होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है। अगर बैंक में देखा जाए तो पहले तो अपना आता है पार्किंग स्पेस, उसके बाद एंट्रेंस, उसके बाद आपका मूविंग स्पेस वो होता है 2.5 मीटर मिनिमम तो होना चाहिए। उसके बाद काउंटर, वर्किंग स्पेस होता है इंटरनल ऑफिसर के लिए, ऑफिसर्स के जो भी ऑफिसर्स लोग हैं, मैनेजर लोग हैं उनके लिए। उसके बाद मैनेजर की रूम, इसका ऑफिस, यहाँ पर आप मैनेजर से एंट्रेंस लिखा सकते हो। सेफ डिपॉजिट वॉल्ट लॉकर्स यहाँ पर होते हैं। उसके बाद सैनिटरी ब्लॉक्स, ड्रिंकिंग वाटर जो भी ऑफिस स्टाफ है उसके लिए, स्टोरेज रूम, काउंटिंग प्लेस। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको प्लान में देनी होती है जो कि इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, यहाँ पर जो भी एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बाय लॉ जो भी कोडल प्रोविजन है आपको यहाँ पर काउंटिंग प्लेस में 3 मीटर स्क्वायर एक पर्सन के लिए चाहिए गाइस। ओके, 12 मीटर स्क्वायर पर एरिया। अपना जितना भी एरिया अपना उतने के लिए काउंटिंग स्पेस चाहिए आपको 3 मीटर स्क्वायर पर पर्सन के लिए। अगर पूरा एरिया कैलकुलेट किया तो आपको 12 मीटर स्क्वायर का बैंकिंग में जो भी लाइन प्लान है उसमें आपको 12 मीटर स्क्वायर मिनिमम तो उसका एरिया रखना है गाइस। यहाँ पर सोफा सीट के लिए अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट है, टेबल यहाँ पर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको एक लाइन प्लान में देनी होती है। इसके ऊपर ही आपको डिटेल प्लान बनाना होता है गाइस। पहले तो लाइन प्लान आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको एक आइडिया मिल जाएगी कैसे आपको लाइन प्लान बनाना है। उसके बाद आपको डिटेल प्लान वहाँ पर बना सकते हो आप इजी वे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड जो हमारा लाइन प्लान है बैंक के लिए उसके बारे में। ये तो पहला हो गया हमारा स्क्वायर टाइप, यानी कि हमारा स्क्वायर प्लॉट साइज़ हुआ। तो उसके बाद आपका प्लॉट साइज रेक्टेंगल है तो आपको कैसे डिज़ाइन करना होता है अपना प्लान। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आपकी जो भी हमारा एंट्रेंस है, यहाँ पर कोलैप्सिबल डोर दिया है, वहाँ पर ऊपर गेट था हमारा एंट्रेंस के लिए। उसके बाद मैनेजर रूम, यहाँ पर काउंटर, वेटिंग एरिया, यहाँ पर काउंट कैबिन 1 2 3, यहाँ पर टॉयलेट बाथ, कॉफ़ी मशीन, वर्किंग एरिया, स्टाफ रूम, रिकॉर्ड रूम। तो ये हमारे बैंकिंग सिस्टम या फिर LIC हो, ऑफिसेस हो, हमारे जो भी बैंकिंग के रिलेटेड जो भी ऑफिसेस हो, बैंकिंग HDFC या फिर ICICI SBI, इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर दिए गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हॉस्टल में आपको कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। पहले तो आपको रूम्स, सर्कुलेशन, रिक्रिएशन हॉल, डाइनिंग हॉल, किचन, पेंट्री, स्टोरेज, उसके बाद सैनिटरी ब्लॉक। तो ये सारी चीज़ें आती है हमारे हॉस्टल के एक बिल्डिंग्स में। यहाँ पर आप प्लान में देख सकते हो किचन, पेंट्री, मेस, बाथरूम्स, लॉन, वॉचमैन कैबिन, गेट, रोड साइड, एंट्रेंस। तो यहाँ पर देख सकते हो जो भी रूम्स हैं हमारे यानी कि रूम्स वहाँ पर देख सकते हो रूम्स। उसके बाद वार्डन्स रूम, ऑफिसेस। तो ड्रिंकिंग फैसिलिटी इजी एक्सेसिबल होना चाहिए वो चीज़ें, हर एक चीज़ यहाँ पर आपको लाइन प्लान में दिखाई दे सकते हो। इजी टू एक्सेसिबल एंड अच्छा प्लान है इस पैसेज है। सर्कुलेशन के लिए अच्छा गैप अप बनाया है उन्होंने। तो फ्रेंड्स यहाँ एज पर कोडल प्रोविजन आपको इसका रूम के जो भी साइजेस है, सिंगल सीटेड, 2 सीटेड, 3 सीटेड के लिए आपको पर हेड 9.3 मीटर स्क्वायर पर हेड, यानी कि 3.3 मीटर बाय 3 मीटर अगर आपको सिंगल सीटेड रूम हो तो। अगर आपको 2 या 3 सीटेड रूम हो तो 7 मीटर स्क्वायर पर हेड, जिसके कि रूम का एरिया आ जाएगा हमारा 4.2 मीटर बाय 5 मीटर। तो एंट्रेंस आपको मिनिमम 3 मीटर वाइड देने गए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एज पर हाई कोडल प्रोविजन।
सर्कुलेशन आपको 1 मीटर टू 2 मीटर चाहिए गाइस। जहाँ पर आप देख सकते हो पैसेज में 1 मीटर टू 2 मीटर का आपको सर्कुलेशन प्रोवाइड करना होता है गाइस पैसेज में यहाँ पर। ओके, इसका जो भी वेट है आपको 1 टू 2 मीटर आपको प्रोवाइड करना होता है गाइस। उसके बाद जो भी डाइनिंग एरिया रिक्रिएशनल हॉल है 2.3 मीटर स्क्वायर पर हेड आपको देना होता है गाइस। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे हॉस्टल्स में। आपका अगर एजुकेशनल बिल्डिंग्स हो, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आर्किटेक्चर, लॉ कॉलेज हो अपना, फार्मेसी, कोई भी कॉलेज हो अपना, तो ये सारी चीज़ें एक ही रहने वाली है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है गाइज। जिसका मिनिमम एरिया आपको इतना देना ही है। किचन में देखा जाए तो मिनिमम आप 2.75 टू 3 मीटर, मैक्सिमम कितना भी बना सकते हो, मगर मिनिमम आपको इतना ही देना है। पार्किंग स्पेस साइकिल के लिए आपको मिल जाएगा स्पेस वहाँ पर। सैनिटरी ब्लॉक के बारे में देखा जाए तो WC, बाथरूम, यूरिनल्स, वॉश बेसिन। प्लान में देखा जाए तो सैनिटरी के लिए यहाँ पर बाथरूम्स, यूरिनल्स यहाँ पर आपने 2 साइड में दिए, यहाँ पर WC बाथ, जैसे कि इजी एक्सेसिबल होने चाहिए आपके जो भी पब्लिक बिल्डिंग है उसमें। अगर जो भी हॉस्टल्स हैं हमारे यहाँ पर सैनिटरी देखा जाए तो 1 फॉर 10 WC चाहिए। 10 पर्सन के लिए 10 मेल्स हो तो आपको 1 WC देना चाहिए, एक बात देना चाहिए। 25 मेल्स के लिए एक यूरिनल कंपलसरी चाहिए। 10 मेल के लिए एक वॉश बेसिन कंपलसरी चाहिए गाइज। यहाँ पर फीमेल यानी कि पर 8 फीमेल के लिए आपको एक वॉश बेसिन, एक बाथरूम और एक वॉश बेसिन देना कंपलसरी गाइज एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज। यहाँ पर आप देख सकते हो आर्किटेक्चर, प्लानिंग एंड डिज़ाइन ऑफ अ बिल्डिंग। तो पब्लिक बिल्डिंग के लिए आपको ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी होती है गाइज एक हॉस्टल में। एक इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के जो भी लेडीज़ हॉस्टल या फिर गर्ल्स हॉस्टल या फिर बॉयज़ हॉस्टल में गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो लाइन प्लान दोनों के। ये जो लाइन प्लान है गाइज हमारे हॉस्टल के लिए, एक एजुकेशनल बिल्डिंग का हॉस्टल हो तो आपको रूम्स चाहिए, उसमें ग्राउंड चाहिए, पार्किंग का एरिया चाहिए अच्छा सा, उसके बाद लॉन, मेस, किचन, पेंट्री, ये चीज़ें चाहिए गए जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के लिए। एक गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल बनाने हो तो आपको हमारा सेकंड प्लान है गाइस बाथरूम और रूम्स, जैसे कि उसमें हर एक चीज़ वहाँ पर इंक्लूडेड होनी चाहिए। यहाँ पर पैसेज, स्टेप से बीच में पार्किंग या फिर हमारा जो भी लॉन है यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ें आपको प्रोवाइड होती है गाइस। एज अ साइट इंजीनियर आपको ये देखना है, एज अ आर्किटेक्ट आपको प्लान बनाते टाइम पहले तो आपको लाइन प्लान ही बनाना होगा, उसके बाद उसकी वर्किंग डिटेल प्लान में करनी होती है गाइस। जिसका एरिया एज पर कोडल प्रोविज़न आपने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर और कितने साइज की होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे हॉस्टल बिल्डिंग में, हॉस्टल बिल्डिंग के प्लान्स में। अगर आपका गर्ल्स हॉस्टल हो या बॉयज़ हॉस्टल हो उसके कोई डिफरेंस नहीं होता उसमें। जैसे कि हमारे रूम साइज जैसे वो सेम आती है 3 मीटर बाय 4 मीटर। वार्डन्स कैबिन आता है 8 मीटर बाय 4 मीटर। उसके बाद लॉन तो कंपलसरी देना चाहिए। वो WC बाथरूम के लिए आपने क्राइटेरिया देखा कि कितना होना चाहिए। ओके, उसके बाद जो भी किचन और मेस के लिए आपको स्पेस उतना मिनिमम तो देना चाहिए। स्टेयर केसेस होने चाहिए अपना अगर मल्टी स्टोरी हॉस्टल है तो। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आपकी जो भी गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल की सैम्पल कॉपी यहाँ पर। ये गर्ल्स हॉस्टल है और ये हमारा बॉयज़ हॉस्टल है यहाँ पर। ओके, अगर इसका डिज़ाइन डिटेल में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डिज़ाइन लिख देना, आपको इसका प्लानिंग और डिज़ाइन मिल जाएगा। और अपना मेल ID दे देना। तो फ्रेंड्स ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप चाहे तो इसे देख सकते हो हमारे चैनल पे। इसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया है, हमारे फाउंडेशन प्लान से लेके हमारे टेरेस प्लान तक हर एक चीज़ हमने वहाँ पर डिस्कस की है। ये वीडियोज़ आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हर एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए हमने इसके ऊपर। टोटल 1000+ वीडियो है गाइस, आप चाहे तो इसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हमने ऑटोकैड की पूरी सीरीज़ बनाई है, सब ड्राइंग आपको वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया हमने। उसके बाद आपने ई टेंडरिंग के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए गाइस। ई टेंडरिंग सिस्टम, GR,
ये टेंडरिंग के लिए अप्लाई कैसे करना है, वो बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे गाइज़। आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज़। हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग माइंडसेट। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर स्टॉक मार्केट। अगर आप ट्रेडिंग में शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको शेयर मार्केट में बारे में कुछ भी जानना हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइज। अगर आप अपना शेयर मार्केट में अपना सेकेंडरी इनकम सोर्स बनाना चाहते हो शेयर मार्केट को, तो आप हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ट्रेडिंग माइंडसेट। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो हमारे लिंक से आप वो डीमैट अकाउंट फ्रीली ओपन कर सकते हो गाइस, जिसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे और लाइफ टाइम के लिए आपको वो फ्री में मिलेगा गाइस। चाहे तो आप एंजल ब्रोकिंग का कर लो या फिर जीरोधा या फिर अपस्टॉक का कर लो, तीनों ही बेस्ट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है गाइस। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक से आपने अकाउंट ओपन किया तो आपको हमारा वीआईपी मेंबरशिप मिलेगा ग्रुप का ट्रेडिंग माइंडसेट के लिए। बस आपको उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे डालना होगा। मैं आपको वीआईपी मेंबरशिप में ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लूँगा गाइज। थैंक यू। ज्वाइन करो हमारे चैनल को ट्रेडिंग माइंडसेट, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम देखने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं गाइज। जो कि हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग होती है गाइज, उसके जो भी रूल्स है वो आज हम देखने वाले हैं गाइज। अगर आपके हाइट ऑफ बिल्डिंग जो भी रोड से कितनी दूर होनी चाहिए, ओके। उसके बाद जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिनिमम रोड विड्थ से आपका वन एंड कॉर्नर है, जो वहाँ से 63 to 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए गाइस। एंगल ऑफ लाइट मस्ट बी 63 और 45 डिग्री, ओके। उससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए गाइस। यहाँ पर सेटबैक डिस्टेंस, लाइट प्लेन, लाइट का रेज यहाँ से पास किया आपने तो जो भी हाइट ऑफ बिल्डिंग है आपकी, फर्स्ट फ्लोर की एंडिंग और सेकंड फ्लोर की एंडिंग आप यहाँ पर समझ सकते हो गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होता है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए। यहाँ पर कुछ टर्म्स भी दिए गए जहाँ कर देख सकते हो। अगर आपका रोड का विड्थ है जो 8 मीटर हुआ तो आपको जो भी उनके 1.5 टाइम्स इससे ज़्यादा नहीं लेना है आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग। अगर आपका 8 मीटर रोड है तो आपको जो बिल्डिंग की हाइट है गाइज वो आपको 1.5 टाइम्स उससे कम ही लेना है, यानी कि 12 मीटर के आसपास उसकी आपकी बिल्डिंग की हाइट होनी चाहिए गाइज। 1.5 टाइम्स होती है अप टू 8 मीटर रोड के लिए। इसी तरह आपको अगर 8 to 12 मीटर का रोड है तो आपको नॉट मोर देन 12 मीटर हाइट लेनी है गाइस, ओके। आपकी बिल्डिंग की हाइट होती है वो 12 मीटर से कम ही होनी चाहिए गाइस, ओके। तो वो हाइट ऑफ बिल्डिंग्स एंड विड्थ ऑफ रोड एड्स डिपेंड्स ऑन विड्थ, ओके। जो भी आपकी हाइट है वो डिपेंड्स है आपके रोड के विड्थ के ऊपर। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है जो कि आपकी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर है। यहाँ पर आपका सेट बैक डिस्टेंस होता है गाइस, जो कि सेट बैक डिस्टेंस यानी कि अपना, इसे आप सेट बैक डिस्टेंस कह सकते हो, यानी कि अपना फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की जो बीच में का स्पेस है, हाइट के जो भी डिफरेंस है, यहाँ पर आपको यहाँ पर सेट बैक डिस्टेंस इसे बोला जाता है गाइस, ओके। अगर आपने प्लेन लाइट ऑफ रेस पास किए यहाँ से तो आपको एंगल मिलना चाहिए अपोजिट रोड से। ये आपका रोड ही समझ लो, यहाँ से जो अपोजिट साइड है रोड का वहाँ से आपको रे पास करना है और मिनिमम एंगल आपका 45 to 63 के बीच में होना चाहिए गैस, उसके ज़्यादा या उससे कम नहीं होना चाहिए। एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड राइट बाय लॉज, ये सारी रूल्स आपको समझ में आने चाहिए गए, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं हर एक सिविल इंजीनियर के लिए, हर एक साइट इंजीनियर के लिए, हर एक आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर के लिए। यहाँ पर सेटबैक डिस्टेंस की आपको डेफिनेशन दी है गाइज। द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ अ रोड अप टू विच द प्लिंथ ऑफ द बिल्डिंग में बी एक्सटेंड, ओके। यानी कि आपको सेंटर ऑफ अ रोड से जो भी प्लिंथ ऑफ बिल्डिंग है वहाँ से आप जितना एक्सटेंड कर सकते हो वहाँ पर आपको
सेटबैक डिस्टेंस मिल जाएगा गाइस वहाँ से। ओके, यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है कि फॉर विलेज रोड एंड मिनिमम सेटबैक डिस्टेंस कितना होना चाहिए, यानी रेशियो ऑफ कॉलम 2 टू कॉलम 3 टू कॉलम 2। ओके, अगर विलेज रोड हो आपको तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए अलग सेटबैक डिस्टेंस है, और अपना कॉलम 1 और 2 का जो डिफरेंस है रेशियो दिया है उन्होंने। ओके, यहाँ पर आपको इजी वे में समझना है तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो सेटबैक डिस्टेंस होता है गाइस, ये आपको अच्छी तरह से पार्किंग फ्यूचर अगर रोड वाइडनिंग हो सकता है इसलिए वो प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद व्हीकल की पार्किंग हो, पार्किंग स्पेस अवेलेबल होता है इससे। उसके बाद फ्री वेंटिलेशन, फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर मिलता है यहाँ से। यहाँ पर आप देख सकते हो रोड वाइडनिंग इन फ्यूचर, पार्किंग ऑफ व्हीकल्स, और फ्री वेंटिलेशन के लिए आपको सेटबैक डिस्टेंस देना ज़रूरी है गाइस। वो आपको थिएटर और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, फैक्ट्रीज के लिए 1.5 to 1.67 टाइम्स ग्रेटर होता है गाइस। ओके, उससे ज़्यादा होता है 1.5 to 1.67 टाइम्स। तो ये सारी चीज़ें आपको एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर आपको आनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक बिल्डिंग के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से गाइस। जो कि आप अगर बिल्डिंग लाइन में, कंस्ट्रक्शन लाइन में है तो ये सारी चीज़ें बेसिक है गाइस, जो कि आपको इम्पोर्टेंट आनी चाहिए गाइस। उसके बाद है गाइस हमारे बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में मेन फंक्शन है गाइस उसका, जो भी ओपन स्पेस है हमारे बिल्डिंग के आगे, कमर्शियल हो या फिर इंडस्ट्रियल हो। अदर बिल्डिंग्स में आते हैं हमारे एजुकेशनल बिल्डिंग, असेंबली बिल्डिंग, बिजनेस, स्टोरेज बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल सेट्स आते हैं उसमें, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स आते हैं, हजार्डस बिल्डिंग्स आते हैं। उसके लिए अलग अलग टर्म्स है गाइस, कितना ओपन स्पेस होना चाहिए हमारे बिल्डिंग के आगे, जो कि हमारे कमर्शियल बिल्डिंग हो या फिर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो, कितना ओपन स्पेस होना चाहिए ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम डिटेल में देखने वाले गाइस कि आगे ओपन स्पेस आपको कितना देना चाहिए, मिनिमम कितना स्पेस ओपन स्पेस होना चाहिए गाइस। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के लिए आपको ओपन स्पेस देना है गाइस, जो कि 6 मीटर के ऊपर ही होना चाहिए, नॉट बी लेस दैन 6 मीटर के आगे ही होना चाहिए होगा। मिनिमम आप 6 मीटर दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, बिल्डिंग बायलॉज में आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो हमारी एजुकेशनल बिल्डिंग है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है, यहाँ पर मिनिमम आपको 6 मीटर जो ओपन स्पेस फ्रंट व्यू में होना चाहिए गाइस। उसके बाद आप लिए अगर असेंबली बिल्डिंग है तो वहाँ पर भी आपको फ्रंट शुड नॉट बी लेस दैन 12 मीटर। ओके, एंड आपको ओपन स्पेसेस शुड नॉट बी लेस दैन 6 मीटर। तो फ्रंट आपको 12 मीटर के आसपास होना चाहिए। उसके बाद ओपन स्पेसेस आपको 6 मीटर के ऊपर ही होना चाहिए। उसके बाद आपको बिजनेस और स्टोरेज बिल्डिंग में देखा जाए तो ओपन स्पेसेस होना चाहिए उसको 4.5 मीटर के ऊपर ही होना चाहिए, उसके अंदर नहीं चलेगा, नॉट लेस दैन 4.5 मीटर। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है गाइस, एज अ सिविल इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए गाइस। उसके बाद हमारा मेन पॉइंट है गाइस बिल्डिंग रूल्स में, बायलॉज में, अगर आपकी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो कोई भी तो आपको ओपन स्पेसेस कितना देना चाहिए। अगर आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग 16 मीटर के आसपास हो तो आपको 4.4 मीटर मिनिमम देना चाहिए ओपन स्पेस। ओके, उसके ऊपर आपको हर एक मीटर के लिए आपको 0.20 मीटर बढ़ाना है गाइस ओपन स्पेस। यानी कि यहाँ पर देख सकते हो आप, इंक्रीज टू द ओपन स्पेसेस 0.20 मीटर, 0.25 मीटर फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 मीटर। ओके, अगर 17 मीटर होगी तो इसमें 0.25 मीटर ऐड करना, 18 मीटर हो गई तो प्लस 0.25, 19 प्लस 0.25, इस तरह आपको 0.25 मीटर हर एक मीटर के हाइट से ऊपर बढ़ाना है गाइस। 16 मीटर के लिए आपको 4. तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए ये रूल आपको इस्तेमाल करना है गाइस। जैसे कि हैजार्डस बिल्डिंग है, हैजार्डस बिल्डिंग में आपको सेम रूल एज पर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए जो रूल्स है बिल्डिंग बाय लॉज में, वही आपको इस्तेमाल करना है गाइस। ये सारे चीज़ें गाइस हमारे बिल्डिंग रूल्स एंड बाय लॉज में। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप जो कि बिल्डिंग रूल्स एंड बाय लॉज में ये हमारा सैम्पल के लिए कट सेक्शन है। जैसे कि आपको बिल्डिंग रूल्स, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि बिल्डिंग की साइजेस कौन सी होनी चाहिए, बेडरूम, हॉल, किचन की साइजेस कौन कौन सी होनी चाहिए गाइस, उसके बारे में भी हम आज
डिटेल में देखने वाली गाइस, तो वीडियो एंडिंग तक देखना गाइस, मिस मत करना, क्योंकि कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल जाएगी इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर के लिए, एक सिविल इंजीनियर के लिए और एक आर्किटेक्ट के लिए भी। जब आप प्लान बनाते हो तो ये सारी चीज़ें आपको इन बैक ऑफ माइंड होनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपको ड्रेनेज और सैनिटेशन के बारे में देखा जाए तो अगर आप जो भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल शॉप्स और होटल्स जो भी प्लान बनाते हो गाइस, तो इसके हिसाब से ही बनाना गाइस। वाटर सप्लाई, जो कि आपको ड्रेनेज एंड सैनिटेशन का प्लान भी बनाना होता है गाइस, एमएपी इंजीनियर, यानी कि आप इलेक्ट्रिकल प्लानिंग, प्लम्बिंग और मैकेनिकल वर्किंग का प्लान बनाते हो, एमएपी इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल प्लान्स, प्लम्बिंग प्लान्स बनाते हो, तो एज पर ड्रेनेज एंड सैनिटेशन जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही, एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज के हिसाब से आपको प्लान बनाना है, उसका शेड्यूल करना है गाइज। तो गाइज, हर एक बिल्डिंग के लिए ड्रेनेज और सैनिटेशन इम्पोर्टेंट है गाइज, ओके, जो कि यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको 6 मिनिमम रिक्वायरमेंट है गाइज, जो कि आपको हर एक बिल्डिंग में वाटर सप्लाई के लिए देना जरूरी है गाइज। हर एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है गाइज। जैसे कि आपको रेसिडेंशियल बिल्डिंग में देखा जाए तो 135 लीटर्स पर हेड पर डे के हिसाब से आपको सप्लाई होना चाहिए। बाथरूम मिनिमम 1 हो चाहिए, WC 1 चाहिए, सिंक 1 चाहिए गाइज। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में देखा जाए तो ड्रिंकिंग वाटर फाउंटेन 1 फॉर एवरी 100% सॉरी, वो WC 1 फॉर एवरी 25%, वॉश बेसिन 1 फॉर एवरी 25%। तो ये रिक्वायरमेंट है गाइज मिनिमम, जो कि आपको प्रोवाइड करनी है जब आप प्लान बनाते हो, जब आप उसका प्लानिंग करते हो तब। उसके बाद देखा जाए तो ये तो है हमारे रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, ऑफिसेस के लिए। उसके बाद होटल में देखा जाए तो WC आपको 1 पर 100 मेल्स, ओके, एंड 2 पर 200 फीमेल्स, तो सेम ही हो गए। 1 पर 100 पर्सन बनाना है, जो कि आपको इम्पोर्टेंट होता है गाइज। उसके बाद यूरिनल्स 1 पर 50 मेल्स, ओके, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइज। इसके पहले भी हमने रूम के साइजेस के बारे में देखा है, हर एक रूम की साइजेस कितनी होनी चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, मिनिमम स्क्वायर मीटर एरिया कितना होना चाहिए गाइज, वो इसके पहले वीडियोस में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है गाइज। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए गाइज, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी आपको, बहुत कुछ वहाँ पर आपको सीखने के लिए मिल जाएगा गाइज। तो गाइज, यहाँ पर ड्रेनेज एंड सैनिटेशन के बारे में और देखा जाए तो ये तो देखा हमने रेसिडेंशियल, कमर्शियल होटल्स में। अगर आपने यहाँ पर और देखा जाए तो यहाँ पर एजुकेशनल बिल्डिंग के लिए आपको जो भी रिक्वायरमेंट है 1 WC फॉर जो भी 35 पीपल्स, 45 लीटर्स फॉर हेड पर डे के हिसाब से, ओके। उसके बाद हॉस्पिटल में आपको 1 पर 8 बेड WC चाहिए, बेसिन, वॉश बेसिन चाहिए, 2 फॉर 30 बेड्स। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है गाइज। यहाँ पर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। अगर आपको ये बुक्स PDF फाइल में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो गाइज, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको इसकी E-बुक में मेल कर दूंगा गाइज, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि रिक्वायरमेंट चाहिए गाइज, जो कि आप जब प्लान बनाते हो तो कि इम्पोर्टेंट होती है गाइज। तो फ्रेंड्स, एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज, जो कि आपको इम्पोर्टेंट रूल्स है गाइज वाटर एंड सैनिटेशन के, ड्रेनेज सप्लाई एंड सैनिटेशन वाटर सप्लाई के लिए, गवर्नमेंट और पब्लिक स्कूल के लिए देखा जाए तो 1 फॉर 25 मेल्स एंड WC फॉर 15 मेल्स। उसके बाद यूरिनल्स, वाटर सप्लाई जो भी 45 लीटर्स पर डे पर हेड चाहिए, आपको प्रोवाइड करना चाहिए गाइज। उसके बाद WC, यानी कि आप जब WC बनाते हो एक बिल्डिंग के लिए, एक कोई भी प्लान के लिए, तब आपको ये रिक्वायरमेंट देना जरूरी है गाइज। एक फैमिली के लिए एक टॉयलेट बाथ WC मिनिमम तो होना चाहिए। 1 पर्सन आपको जो भी वाटर रिक्वायरमेंट है 135 लीटर्स पर हेड पर डे के हिसाब से देना चाहिए गाइज, जो कि एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज, जो कि इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए, ओके।
तो फ्रेंड्स ये सारी थी हमारी वाटर सप्लाई और जो भी ड्रेनेज सिस्टम है हमारी, उसके लिए जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वाटर सप्लाई, यूरिनल्स, WC, वॉशरूम, बेसिन, वॉश बेसिन, बाथरूम की, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट ठीक है जो कि आपको प्रोवाइड करनी होती है एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज। उसके बाद देखेंगे हमारी जो भी पार्किंग ऑफ व्हीकल्स है गाइज, उसके हिसाब से आपको जो भी पार्किंग लॉट से, पार्किंग ऑफ नंबर्स ऑफ स्कूटर, साइकिल, कार से, उसके भी आपको एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज है गाइज, जो कि ओपन स्पेस कितना होना चाहिए आपको, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल बिल्डिंग, आपके गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो, उसके बाद मार्केट, इंडस्ट्रियल स्टोरेज प्लॉट्स, तो ये सारे टेबल से गाइज जितना कम से कम कारपेट एरिया के ऊपर आपको कितनी पार्किंग अवेलेबल होते हैं गाइज एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज। तो फ्रेंड्स पार्किंग में देखा जाए तो यहाँ पर रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए मल्टी फैमिली हाई राइज बिल्डिंग है तो मल्टी फैमिली रेसिडेंस करेगी वहाँ पर। वन पार्किंग स्पेस फॉर एवरी फैमिली, ओके। नंबर ऑफ कार, नंबर ऑफ स्कूटर, नंबर ऑफ साइकिल, तो एज़ पर डिपेंड ऑन कारपेट एरिया गाइज वो आपको प्रोवाइड करनी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो रेस्टोरेंट, लॉजिंग, एवरी 5 गेस्ट रूम में एक पार्किंग तो होनी चाहिए, कार के लिए 2, स्कूटर के लिए 4। तो ये एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायोलॉजी है गाइस, ये मैं अपने खुद से नहीं किया है मैंने टेबल, एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायोलॉजी है गाइस, जो कि आपको जब आप प्लान बनाते हो तो अब आपको प्रोवाइड करनी होती है गाइस, ओके। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, ओके। सारी चीज़ें वहाँ पर मैं बोलने नहीं वाला हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वही मैं आपको आपके साथ कवर करने वाला हूँ गाइस। तो गाइस मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है, ड्रीम होम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपको कोई 3D एलिवेशन चाहिए, 3D प्लान चाहिए, या फिर आपको बिल्डिंग का कोई भी RCC डिज़ाइन के रिलेटेड कोई भी वर्किंग चाहिए, एस्टिमेशन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, उसके बाद क्वांटिटी सर्वे का कोई भी वर्क हो तो मुझे आप फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग चाहिए, प्लानिंग चाहिए, उसके बाद उसका जो कोई भी इंटीरियर वर्क हो आपके घर का या फिर आपके फ्रेंड्स का, तो मुझे फ्रीली आप कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको कोई भी RCC के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइस। आप चाहे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है यहाँ पर दी है मैंने। थैंक यू। उसके बाद इलेक्ट्रिकल लाइंस में जो भी आपकी हॉरिजेंटल डिस्टेंस है 1.2 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा गाइस, ओके। यानी कि आपका जो भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, इसका जो भी सर्विस लाइन है हाई वोल्टेज या लो मीडियम वोल्टेज के लिए आपको 1.2 मीटर की अलाउंस दिया है गाइस, अलो कर सकते हो उसको। अगर आपकी बालकनीज, वरांडा उसके बीच में आ रहे हो तो वो अलाउ कर सकते हो उसमें, ओके। तो ये सारी चीज़ें आती है गाइस बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में, जो कि इलेक्ट्रिकल लाइंस अगर आपके साइड से कोई ऊपर या फिर साइड से जा रहे हो तो आपको मैक्सिमम इतना ही डिस्टेंस मिलेगा, जैसे कि वर्टिकली 3.7 मीटर अगर हाई वोल्टेज हो तो, यानी हॉरिजेंटल उसका 2 मीटर ही मिलेगा गाइस। तो ये सारी चीज़ें आपको एज अ साइट इंजीनियर ध्यान में आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होती है गाइस आपके लिए। बाद में फ्यूचर में इसका बहुत कुछ प्रॉब्लम अफेक्ट हो सकता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल लाइन के लिए इन्होंने जो भी मिनिमम क्लियरेंस दिया है गाइस, मिनिमम क्लियरेंस फॉर जो भी स्पेसिफाई किया है उन्होंने, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल दोनों पार्ट में डिवाइड किया है। यानी कि लो और मीडियम वोल्टेज के लिए आपको 2.5 मीटर वर्टिकल हाइट अलो कर सकते हो, मिनिमम क्लियरेंस इतना तो होना चाहिए गाइस, ओके। और हाई वोल्टेज के लिए 3.7 मीटर वर्टिकली डिस्टेंस, और हॉरिजॉन्टल आपका 2 मीटर डिस्टेंस चलेगा गाइस, ओके। मिनिमम क्लियरेंस इतना तो होना चाहिए गाइस, इतना अलो हो सकता है हमारे बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में। जो भी आपकी बालकनीज है, वरांडाज है, शुड नॉट बी गिवन, ओके। नॉट भी इसके साइड में नहीं आना चाहिए, उसमें दोनों में अंतर 2 मीटर तो होना चाहिए, 2 मीटर 1.2 मीटर, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्डिंग्स रूल्स और बायलॉज में मिल जाएगी गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के लिए। उसके बाद देखेंगे गाइस हमारे साइज़ ऑफ प्लॉट के बारे में। अगर आपको
जो भी साइजेस होते हैं प्लॉट के, वो आपको अगर रो हाउसेस बनाना है तो आपको 40 to 50 to 125 मीटर स्क्वायर का प्लॉट चाहिए। उसमें आपका फ्रंटेज चाहिए, वेट के लिए वेट चाहिए मिनिमम 4.5 to 8 मीटर, जो कि बेसिक होता है रिक्वायरमेंट एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज। फॉर मिनिमम साइज ऑफ प्लॉट इन अ रेसिडेंशियल जोन इज 50 स्क्वायर मीटर। ओके, 50 स्क्वायर मीटर कम से कम होना चाहिए रेसिडेंशियल जोन में अपना जो भी साइट होता है प्लॉट का है। उसमें 3 में डिवाइड किया है, सेमी डिटैच, डिटैच। इसमें प्लॉट एरिया और मिनिमम वेट कितने होने चाहिए यहाँ पर उन्होंने दिए गाइस। अगर आप प्लॉट खरीदना चाहते हो रेसिडेंशियल जोन में, कमर्शियल जोन में, तो आपको ये रूल से आपको फॉलो करने होंगे गाइस। ओके, इसमें होता है रो हाउसेस, सेमी डिटैच बिल्डिंग और हमारा डिटैच बिल्डिंग 125 to 250। अगर आपको सेमी डिटैच करना है तो इतना तो एरिया मिनिमम चाहिए गाइस। उसके बाद मिनिमम वेट चाहिए 8 to 12 मीटर। अगर आपको डिटैच बिल्डिंग चाहिए तो मिनिमम 250 मीटर स्क्वायर और फ्रंटेज चाहिए उसका 12 मीटर के आसपास। तो ये सारी चीज़ें गाइस हमारे आती है बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक सिविल इंजीनियर के लिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी रिक्वायरमेंट होती है इसकी, जो कि बेसिक नॉलेज है गाइस। ओके, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें प्लॉटिंग में। इसमें अलग अलग पॉइंट डिस्कस किए गए, जैसे कि इंडस्ट्रियल जोन में विड्थ ऑफ प्लॉट शुड नॉट बी लेस दैन 50 मीटर एंड साइज ऑफ प्लॉट शुड नॉट बी लेस दैन 300 स्क्वायर मीटर। तो इंडस्ट्रियल जोन हो आपका तो विड्थ चाहिए आपको 15 मीटर से कम नहीं चाहिए और उसका एरिया चाहिए आपको 300 स्क्वायर मीटर। और अदर बिल्डिंग के लिए जैसे कि अपना सिनेमा हॉल हो, एक कार्यालय हो, अपना कोई पेट्रोल पंप स्टेशन हो, तो इसके लिए अलग अलग रूल्स है गाइस। जैसे कि बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि आपको सिनेमा हॉल्स में अगर 3 स्क्वायर मीटर पर सीट के हिसाब से आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। सिनेमा हॉल में पर सीट के हिसाब से 3 स्क्वायर मीटर पर सीट के हिसाब से। ओके, अगर आपको मिनिमम साइज ऑफ प्लॉट चाहिए, आपको कोई प्रोग्राम कार्यालय के लिए 1000 स्क्वायर फीट तो मिनिमम होना चाहिए गाइस। यहाँ पर इन्होंने एक स्पेशल हाउसिंग स्कीम, अगर आपको कोई लो इनकम ग्रुप है तो आपको इकोनॉमिकल वीकर क्लास है आपका, तो अगर आपको मिनिमम प्लॉट साइज चाहिए वो 20 स्क्वायर मीटर और मिनिमम वेट चाहिए उसका 3.6 स्क्वायर मीटर। यहाँ पर आपने देखा कि रोज के लिए चाहिए आपको 50 to 125 स्क्वायर मीटर एरिया प्लॉट के लिए और 4.5 to 8 मीटर इसका वेट चाहिए। अगर आप वो इकोनॉमिकल वीकर जोन में हो, सोसाइटी में हो, तो आपको जो भी मिनिमम अपना वेट चाहिए 3.6 मीटर और अपना मिनिमम एरिया चाहिए प्लॉट का 20 स्क्वायर मीटर। ये सारी चीज़ें हमारे बिल्डिंग्स रूल्स एंड बायलॉज में आती है गई, जो कि आपको इम्पोर्टेंट है एक सिविल इंजीनियर के लिए, एक साइट इंजीनियर के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिल्डिंग बायलॉज एज पर रेगुलेशन आपको मीन ऑफ एसेस यानी कि आपका रोड कितना होना चाहिए एज पर आपकी बिल्डिंग 2 स्टोरी हो 3 स्टोरी हो, तो आपका मीन ऑफ एसेस उसका विड्थ और लेंथ कितना होना चाहिए, यानी कि आपका रोड जो भी स्ट्रीट हो रोड हो उसकी साइजेस कितने होने चाहिए एज पर बिल्डिंग्स। तो आपको यहाँ पर दिखा है आपको क्लियर वे इट नॉट लेस देन 3.6 मीटर। अगर आपका 3 स्टोरी बिल्डिंग है तो आपको रोड चाहिए वो 3.6 मीटर का चाहिए गाइस मिनिमम। अगर आपको 3 स्टोरी के अबव बिल्डिंग है तो आपको 5 मीटर का रोड वे चाहिए। ओके, मीन ऑफ एसेस यानी कि आपको जो भी आपका रास्ता है रोड से स्ट्रीट है हमारा आपके आगे वाले बिल्डिंग का, आगे बिल्डिंग के आगे का, तो आपको इतना मिनिमम चाहिए 3.6 मीटर का फॉर 3 स्टोरी, 5 मीटर फॉर 5 स्टोरी, हाँ 3 स्टोरी। अब तो यहाँ पर हमने देखा बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में यहाँ पर कि मीन ऑफ एसेस यानी कि जो भी हमारा रोड से स्ट्रीट है, अगर आपकी स्टोरी 3 स्टोरी के ऊपर बिल्डिंग है तो आपको मिनिमम 5 मीटर का एक्सेस चाहिए। और अगर आपकी बिल्डिंग 3 स्टोरी है तो 3 स्टोरी अप टू 3 स्टोरी यानी कि 3 स्टोरी
2 स्टोरी है, 3 स्टोरी है, वहाँ आपके जो रोड का विड्थ चाहिए आपको वो 3.6 मीटर चाहिए गाइस। इसे बोलते हैं हम मेन ऑफ एक्सिस। ओके, यहाँ पर मेन ऑफ एक्सिस के लिए आपको चाहिए इसका लेंथ कितना होना चाहिए, विड्थ कितना होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग में और अदर बिल्डिंग में, दोनों में हम कंपेयर करने वाले गाइस, तो एंडिंग तक देखना गाइस। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो मेन ऑफ एक्सिस में हमारे जो भी बिल्डिंग्स रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसमें अगर आपकी रोड की विड्थ 6 मीटर है तो आपको 75 मिनिमम लेंथ तो होनी चाहिए उसकी। ओके, मीटर में द विड्थ एंड द लेंथ रिक्वायरमेंट विच शुड बी गिवन, ये लेंथ के लिए आपको इतना विड्थ होना चाहिए। अगर आपकी विड्थ 7.5 मीटर है तो आपको लेंथ चाहिए 150 मीटर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपकी अदर बिल्डिंग्स में आती है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, थिएटर्स, सिनेमा हाउसेस, असेंबली हॉल्स, स्टेडियम, एजुकेशनल बिल्डिंग, मार्केट्स, अदर बिल्डिंग्स में ये सारी बिल्डिंग्स आती है, जिसका विड्थ आप देख सकते हो और जिसका लेंथ ऑफ मेन ऑफ एक्सेस के लिए। इसमें आप पाथवेज के लिए आपके जो भी पैदल चलते हो वॉक के लिए आपको जो भी मिनिमम तो 1.5 मीटर इसका विड्थ होना चाहिए एनी फॉर एनी पाथवे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइज। यहाँ पर देख सकते हो आप मिनिमम सेटबैक इज़ 2 मीटर बिटवीन द एजेस ऑफ पाथवे एंड द फ्रंट वॉल ऑफ बिल्डिंग, तो 2 मीटर का आपको मिनिमम सेटबैक डिस्टेंस देना है उसको, जो कि आपको चलने के लिए आए, पाथवेज को ही बोलते हैं आप। ओके, तो ये सारे बिल्डिंग्स रूल्स एंड रेगुलेशन है गाइज, ये सब पढ़ने तो नहीं वाला हूँ मैं, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपको बताने वाला हूँ गाइज। यहाँ पर देखा आपने कि मीन्स ऑफ एक्सेस के लिए कितना विड्थ और लेंथ चाहिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग और हमारे कमर्शियल और अदर बिल्डिंग्स में, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ओके, यहाँ पर ओपन स्पेसेस विथ इन अ प्लॉट, ओपन स्पेस के लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया है गाइज। ओपन स्पेस फॉर फ्रंट, रियर एंड साइड मार्जिन के लिए आपको ये हाइट के ऊपर डिपेंड होता है गाइज, यानी कि आपको हाइट के ऊपर उसका जो भी ओपन स्पेस देना हो आपको प्लॉट के लिए, इसका विड्थ अगर निकालना हो तो आपको यहाँ पर एक फार्मूला है 3+h/10 डिवाइड बाई 3, यानी कि h हो गया हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग्स। अगर आपको हाइट 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर है, लेस दैन 25 मीटर है, तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो गाइस। ओके, यहाँ पर आपको विड्थ ऑफ स्पेस ओपनिंग मीटर में चाहिए, मीटर में ही मिलेगा वो। इसका फार्मूला है 3+h/10 डिवाइड बाई 3, ये यानी कि हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग गाइस। इससे आपको ओपन स्पेस जितना चाहिए वो मिल जाएगा, इसके विड्थ मिनिमम कितनी चाहिए वो। तो ये तो हुआ गाइस ओपन स्पेस विथ अ प्लॉट। अगर आपको फ्रंट ओपन स्पेस चाहिए तो आपको मिनिमम फ्रंट ओपन स्पेस के लिए इन्होंने एक टेबल दिया है उन्होंने, यहाँ पर देख सकते हो। फ्रंट जो डिपेंड्स विड्थ ऑफ रोड के लिए ऊपर डिपेंड है हमको फ्रंट ओपन स्पेस कितना देना है। अगर आपको रोड का विड्थ है 7.5 मीटर तो आपको 1.5 मीटर का ओपन स्पेस देना पड़ेगा गाइस, मिनिमम दे सकते हो आप उसे, मिनिमम 1.5 मीटर। अगर आपको शेड का जो फ्रंट रोड का विड्थ है 7.5 मीटर या 18 मीटर तो आपको 3 मीटर उसका आपके बिल्डिंग का फ्रंट ओपन दे सकते हो। इसी तरह आपको अबाउट 30 है तो आपको 6 मीटर का भी फ्रंट दे सकते हो, यानी कि आप हाईवेज MDR MDH ओके मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बोलते हैं उसको, हाईवेज के तरफ से जा रहे हो तो आप इतना भी ओपन स्पेस दे सकते हो हमारे बिल्डिंग में। आपने ओपन स्पेस देखा, यहाँ पर रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए फ्रंट ओपन स्पेसेस के लिए यहाँ पर आपने एक टेबल देखा गाइज। उसके बाद जो भी आपकी अगर यहाँ पर 7 मीटर हाइट हो बिल्डिंग के तभी आप इस स्पेस के लिए अवेलेबल हो गाइज, एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। ये 7 मीटर बिल्डिंग के लिए ही अप्लाई होता है, अप टू 7 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग। उसी तरह आपको रियर ओपन स्पेस और साइड ओपन स्पेस के लिए भी रूल्स है गाइज। Every building height less than 10 meter and rear open space on average width is 3 meter. No case measuring less than 1.8 meter except the back-to-back building. Clear margin should be average 3 meter. तो इन एवरेज आपको 3 मीटर का रियर मार्जिन देना होता है गाइज हर एक बिल्डिंग में, हर एक प्लॉट में। अगर आपका कॉर्नर साइज का प्लॉट हो जिसका एरिया 300 मीटर स्क्वायर हो तो इसका
जो 2.4 मीटर। तो रियर ओपन स्पेस ने देखा कि अगर आपको 2.4 मीटर का मिनिमम एरिया देना है उसको, रियर ओपन स्पेस की विड्थ उतनी होनी चाहिए गाइस। अगर आपका एरिया कॉर्नर प्लॉट में हो 300 मीटर स्क्वायर का एरिया हो तो। साइड ओपन स्पेस के लिए भी एक रूल्स है गाइस, यहाँ पर देख सकते हो डिटैच और सेमी डिटैच के लिए यहाँ पर लिखा है उन्होंने। अगर डिटैच हो तो आपका जो भी मिनिमम साइड ओपन स्पेस होता है वो 3 मीटर फॉर बोथ साइड होता है। अगर आपको सेमी डिटैच हो तो वन साइड ही आपका रहेगा जो कि 3 मीटर ऑन एवरेज आपको 3 मीटर देना है, छोड़ना है उसका विड्थ। ओके, दोनों तरफ से। और रो हाउसेस के लिए तो रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस एज अ सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर। बिल्डिंग बायलॉज रूल्स आपको पता होने चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक स्टूडेंट के लिए, साइट इंजीनियर के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारे प्लिंथ एरिया में कौन कौन से एरिया इंक्लूडेड होते हैं और कौन कौन से एरिया उसमें नहीं आते। प्लिंथ एरिया में हमारा इंक्लूड होता है गाइस एरिया ऑफ वॉल्स एट अ फ्लोर लेवल एक्सक्लूडिंग द प्लिंथ ऑफसेट एंड प्रोजेक्शंस। ओके, उसमें जो भी प्लिंथ के प्रोजेक्शन है और ऑफसेट नहीं आते उसमें, मगर जो भी एरिया ऑफ वॉल्स एट अ फ्लोर लेवल्स वो आते हैं गाइस। ओके, इंटरनल शाफ्ट सैनिटरी इंस्टॉलेशन लेस दैन 2 मीटर स्क्वेयर इन द AC डक्ट्स एंड लिफ्ट्स। उसके बाद आते हैं पोर्चेस एंड द कैंटिलीवर प्रोवाइडेड। तो जो भी कैंटिलीवर है आपके वो प्लिंथ एरिया में आ सकते हैं गाइस, आते हैं वो। एरिया ऑफ बरसात एट टेरेस। ओके, ये भी प्लिंथ एरिया में इंक्लूडेड होता है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होता है हर एक बिल्डिंग बायलॉज और रूल्स के हिसाब से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्लिंथ एरिया में आपको कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती है और कौन कौन सी नहीं होती। यहाँ पर लॉफ्ट इंक्लूडेड नहीं होता। उसके बाद इंटरनल शाफ्ट जिसका साइज़ ग्रेटर दैन 2 मीटर स्क्वायर है वो प्लिंथ एरिया में नहीं इंक्लूडेड होता। उसके बाद जो भी अनक्लोज बालकनी आपकी ओपन बालकनी है तो वो भी इंक्लूडेड नहीं होती। उसके बाद टावर्स, डोम्स एंड लेस दे फ्रॉम अ स्टोरी। उसके बाद आर्किटेक्चर बर्न्स एंड कॉर्नेसिस। उसके बाद वर्टिकल सब ब्रेकर्स। तो ये सारी चीज़ें आपको प्लिंथ एरिया में इंक्लूडेड नहीं करनी है गाइस। ओके, तो ये सारी थी हमारे प्लिंथ एरिया के बारे में जो कि आपको जानना इम्पोर्टेंट है कि बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में कौन कौन सी चीज़ें आती है इन प्लिंथ एरिया गाइस। उसके बाद देखेंगे हमारे फ्लोर एरिया में कौन कौन सी चीज़ें आती है और कौन कौन सी नहीं आती। फ्लोर एरिया यानी कि अपना जो भी प्लिंथ एरिया माइनस वॉल, इसको आप कारपेट एरिया भी बोल सकते हो। ओके, यहाँ पर आप कारपेट एरिया भी उसको बोल सकते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती, डोर्स, अदर ओपनिंग, ये आती है गाइस। ओके, इंटरनल पिलर्स, सपोर्ट, प्लास्टर अलॉन्ग द वॉल्स एक्सीडिंग 300 मीटर स्क्वायर। तो प्लास्टर अलॉन्ग द वॉल्स ये भी चीज़ें वहाँ पर आती है फ्लोर एरिया में। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती गाइस, यहाँ पर देख सकते हो प्लास्टर अलॉन्ग वॉल्स लेस दैन 300 मीटर स्क्वायर एरिया। उसके बाद फायर प्लेसेस प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड द फेस ऑफ वॉल। तो ये सारी चीज़ें थी फ्लोर एरिया के बारे में गाइस, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक प्लिंथ एरिया है, फ्लोर एरिया, बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया। ओके, FSI। उसके बाद देखेंगे हमारे बिल्टअप एरिया, यानी कि जो भी आपका फ्लोर का एरिया कवर होता है उसे हम बिल्टअप एरिया कहते हैं गाइस। इट इंक्लूडेड एवरीथिंग कवर्ड अंडर द रूफ। एरिया ऑक्युपाइड बाय द बालकनी स्टेयरकेस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बिल्टअप एरिया। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर बस आपको बालकनीज और स्टेयरकेस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बिल्टअप एरिया। बालकनीज एंड स्टेयरकेस का जो सेक्शन है कॉमन एरिया, आपको वो बिल्टअप एरिया में नहीं लेना है गाइस। तो ऐसी थी हमारे बिल्टअप एरिया, जो कि ऑल फ्लोर्स इंक्लूडेड होती है। ऑल फ्लोर्स का एरिया वहाँ पर कवर किया जाता है आपको। FSI यानी कि आप देख सकते हो कि ऑल फ्लोर एरिया डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। यहाँ पर आप देखेंगे आगे FAR यानी FSI। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइस, यहाँ पर जो भी कारपेट एरिया है इसमें आप देख सकते हो कारपेट एरिया यानी कि आप जहाँ पर कारपेट देख सकते हो, कारपेट यहाँ पर हो सकता है। कारपेट एरिया में अपना कौन कौन सा नहीं आता है। कारपेट एरिया यानी कि अपना यूजेबल रूम का जो भी एरिया है गाइस उसे हम कारपेट एरिया बोलते हैं। जहाँ पर आप कारपेट फैला सकते हो वहाँ पर, यानी कि यूजेबल रूम का जो भी एक्चुअल एरिया है यूजेबल, उसका हम
कारपेट एरिया कहते हैं गाइस। उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती गाइस? सैनिटरी एकोमोडेशन, वरांडास, कॉरिडोर, पैसेजेस, स्टोर फॉर बिल्डिंग, डोमेस्टिक बिल्डिंग, स्टेयर केसेस, शाफ्ट फ्रॉम लिफ्ट, गार्बेज, एयर कंडीशंस, डक्ट, प्लांट, ये सारी चीज़ें कारपेट एरिया में इंक्लूडेड नहीं होती गाइस। ओके, नॉट इंक्लूडेड इन द कारपेट एरिया। उसके बाद इम्पोर्टेंट पार्ट है गाइस हमारा FSI, यानी कि FAR भी बोला जाता है, फ्लोर एरिया रेशियो और फ्लोर इंडेक्स रेशियो भी बोला जाता है उसे। तो दोनों सेम एक ही टर्म्स है गाइस। यहाँ पर देख सकते हो आप फ्लोर एरिया रेशियो यानी FSI यानी बिल्टअप एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स डिवाइड बाय हमारा प्लॉट एरिया। तो ये मेन फार्मूला है गाइस। बिल्टअप एरिया आपने जितने भी फ्लोर से उनका एरिया का एडिशन करना है आपको और डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। आपके जो भी रूल्स है, बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज है गाइस, आपके जो भी सिटीज़ मेट्रो सिटीज़ में अलग अलग होते हैं। ओके, उसके हिसाब से आपको जो भी आप PWD इंजीनियर है या आपको एज अ रजिस्टर इंजीनियर है तो आपको ये इसकी जो भी रूल्स है आपको वो मेट्रो सिटीज़ में जो भी नगर पालिका है, महानगर पालिका है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा गाइस। ओके, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में। उसके बाद मेन पार्ट है गाइस बिल्डिंग रूल्स और बायलॉज का, हमारा जो बिल्डिंग लाइंस एंड कंट्रोल लाइंस के बारे में। कंट्रोल लाइंस जो लाइंस होती है गाइस, जो कि बिल्डिंग लाइंस यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बिल्डिंग लाइंस है। उसके बाद सेट बैक डिस्टेंस है, हमारे जो भी रोड्स है उसका बीच में का हमारे दो बिल्डिंग्स में का डिस्टेंस है, उसमें सेंटर लाइन से आपको जो भी सेट बैक डिस्टेंस चाहिए वहाँ पर आप देख सकते हो बिल्डिंग लाइंस और सेंटर लाइंस में। बिल्डिंग लाइंस ए लाइंस होती है गाइस, जहाँ पर आप देख सकते हो कि इट इज़ अ लाइन अप टू विच द प्लिंथ एरिया ऑफ अ बिल्डिंग एडजॉइनिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्ट्रीट एंड एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रीट इन अ फ्यूचर में लॉफुली एक्सटेंड, इट इज़ कॉल्ड द सेट बैक डिस्टेंस और बिल्डिंग लाइंस। तो गाइस इसे बिल्डिंग लाइंस कहा जाता है। आप यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व की, जो बिल्डिंग लाइंस होती है हमारे कंट्रोल लाइंस के कम होती है गाइस। ओके, यहाँ पर आपने देखा कि बिल्डिंग लाइंस और होती है जो कि एडजॉइनिंग जो भी हमारे रोड से उसके सेंटर से जो भी सेट बैक डिस्टेंस है उसे आप बिल्डिंग लाइंस कहते हैं गाइस। ओके, रोड से सेंटर से और हमारे बिल्डिंग के एक्सटेंशन से। यहाँ पर आपने अगर कंट्रोल लाइंस के बारे में देखा जाए तो कंट्रोल लाइंस भी आपकी जो यहाँ पर देख सकते हो आप, जो भी कंट्रोल लाइंस है यहाँ पर इन सच एज सिनेमा हॉल्स, फैक्ट्री, कमर्शियल बिल्डिंग विच इज जनरली ओवर क्राउडेड एरिया होता है हमारा, उसके जो भी फर्दर डिस्टेंस आपको छोड़ा जाता है अपार्ट फ्रॉम द बिल्डिंग लाइंस, उसे हम कहते हैं जो कि कंट्रोल लाइंस कहते हैं उसे। तो ये थे हमारे बिल्डिंग लाइंस और कंट्रोल लाइंस में। यहाँ पर आप टेबल देख रहे हो, इसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं गाइस। ओपन स्पेस, रिबन डेवलपमेंट एंड एक्चुअल लिमिट ऑफ, यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्टेंस ऑफ अ बिल्डिंग एंड कंट्रोल लाइंस, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ODR, VR, विलेज रोड्स, बिल्डिंग लाइंस, ओपन एंड एग्रीकल्चर जोन। यहाँ पर रिबन डेवलपमेंट अलॉन्ग द अप्रोचेस। यहाँ पर बिल्डिंग लाइंस एंड कंट्रोल लाइंस दो डिवाइड किए यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिल्डिंग लाइंस एंड कंट्रोल लाइंस। ओके, यहाँ पर नेशनल हाईवे से आपको दूर हो तो आपको 30 मीटर की बिल्डिंग लाइंस होनी चाहिए और कंट्रोल लाइंस होनी चाहिए 56 मीटर की। उसके बाद MDR में मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स आपसे घर के पास से गया हो तो आपको 24 मीटर आपको रोड से सेंटर से लेके आपको छोड़ना है गाइस, जो कि 24 मीटर आता है और 45 मीटर आपको कंट्रोल लाइन चाहिए उसकी। तो ये सारी चीज़ें आती है गाइस बिल्डिंग लाइंस और कंट्रोल लाइंस में। तो गाइस ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हो इसमें हर एक चीज़ हमने डिस्कस की, आपके RCC डिज़ाइन के रिलेटेड, आपके फाउंडेशन के रिलेटेड, आपके जो भी स्ट्रक्चरल डिटेल्स है, शेड्यूल्स है, कॉलम, बीम, स्लैब के जो भी डिज़ाइनिंग के स्ट्रक्चर रिलेटेड हमने सब चीज़ें वहाँ पर डिस्कस किए गाइस। आप इंडिपेंडेंटली अपना G+2 स्टोरी बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो इजीली गाइस हमारे वीडियोस देख के। फ़िलहाल तो कुछ वर्किंग बाकी है इसलिए वो वीडियो शेड्यूल है, आपको जल्दी वो वीडियोस अवेलेबल हो जाएगी गाइस। उसमें हर एक चीज़ आपको मिलेगी गाइस जो कि साइट इंजीनियर के रिलेटेड है। तो इन सब वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस किया है जो कि एक साइट इंजीनियर को आना चाहिए गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। जल्दी आपके लिए वीडियोस अवेलेबल होंगे।